सूरज उग चुका था और धुएं का पर्दा हटते ही मैडम की लाश जमीन पर पड़ी दिखाई देने लगी। उसके पेट पर जगह जगह घाव थे और उसके सभी पैर कटे हुए थे। हवा चल रही थी। लवगुड मर्लिनी चुपचाप लाश को देखने लगा। ग्रेनुएल थककर जमीन पर गिर पड़ा। सिंक्लेयर, जो अपनी जादुई छड़ी पकड़े हुए थी, और डोलोरेस की आंखें आश्चर्य और राहत से फैल गईं। इस बीच दूसरी तरफ होहेनहाइम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मिडलबरो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। लोब्रो ने अपने हाथ घुटनों पर रखे हुए थे और सांसें ले रहा था। हाइबरो ने अपना सिर उठाया और गंभीर भाव से मैडम की ओर देखने लगा। बकीरा, जो सामने खड़ी थी, चुपचाप मैडम को घूरने लगी। जब धुएं का पर्दा गायब हो रहा था, व्याकिर की आंखें, जिसने मैडम को कमजोर करने के लिए मन से भरा तीर चलाया था, गंभीरता से चमकने लगीं। उसे गर्व हुआ। कुछ ही देर बाद मैडम की लाश गायब होने लगी और इस जीवित विपत्ति के पतन के साथ जादुई मीनार की व्यवस्था आखिरकार सामान्य हो गई। जैसे ही व्यवस्था बहाल हुई, टूर्नामेंट समाप्त हो गया और सभी छात्रों को तुरंत प्रतीक्षालय में भेज दिया गया। व्याकिर उत्सुकता से उसके हाथों को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिंक्लेयर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, वह अवाक रह गई। उनके सामने पिग्गी, सांचो, ट्यूडर और बियांका थे जो गर्व भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर दौड़ने लगे। व्याकिर और सिंक्लेयर का ध्यान उन पर केंद्रित था। इस जगह पर वे उन छात्रों और शिक्षकों से फिर से मिल पाए जो उनका इंतजार कर रहे थे। पिग्गी ने अपनी बाहें फैलाईं और हमारे लड़के को गले लगाने के लिए उछल पड़ा। व्याका खुद को कुछ उलझन और आश्चर्य से भर गया। पिग्गी ने व्याका को गले लगाया और रोने लगी। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह सदमे में आ गया। ये तथ्य कि इस सारी अफरा तफरी के बीच किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, निस्संदेह स्वर्ग का आशीर्वाद था। एक सच्चा चमत्कार। यूनिवर्सिटी लीग रैंकिंग अपडेट की गई, जिसमें उन 10 नायकों का खुलासा हुआ जिन्होंने इस चमत्कार को संभव बनाया। पहले स्थान पर होहेनहाइम शीर्ष पर था। उसके बाद दूसरे स्थान पर ग्यूरागियो बच्चेरागा था। लवगुड मर्लिनी ने तीसरा और डोलोरेस लूनक्वो वादिस ने चौथा स्थान हासिल किया। 5वें से 7वें स्थान पर बास्करविले के 3 जुड़वां बच्चे रहे। व्याकर ने 8वां और सिंक्लेयर ने 9वां स्थान हासिल किया, जबकि ग्रेनुएल डे लेवथान ने 10वें स्थान पर सूची पूरी की। व्याकर ने हाथ जोड़े और चमकती आंखों वाले 3 जुड़वां बच्चों, ग्रेनुएल और सिंक्लेयर की कल्पना करना शुरू कर दिया। प्रथम वर्ष के इस समूह का शीर्ष 10 में प्रवेश, और यह कि वे सभी अकादमी के छात्र थे जिन्होंने मैडम के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, सभी को आश्चर्यचकित कर गया। इसके अलावा जांच के बाद ये पुष्टि हुई कि मैडम एक एस श्रेणी की इकाई थी। ऐसे समय में जब मैदान पर नजर रखने वाली अतिरिक्त आंखें भी सिस्टम के अत्यधिक भार के कारण बंद हो गई थीं। ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 10 छात्र, जिनकी अधिकतम शक्ति बमुश्किल चौथे चक्र के स्तर या निम्न स्नातक रैंक तक पहुंच पाई थी, एक एस श्रेणी के राक्षस का शिकार करने में कामयाब रहे। व्याकिर को मैडम और दुष्ट आंखों वाले राक्षस के विरुद्ध अपनी रणनीति याद आने लगी। कई संदेह उठे, लेकिन छात्रों ने एकमत होकर अपनी बात रखी। जमीन फट गई, जिससे एक क्षणिक अवसर पैदा हुआ और उनके हमले सीधे उसकी कमजोरियों पर लगे, क्योंकि मैडम की उपस्थिति को सिस्टम की एक त्रुटि माना गया। केवल आधिकारिक निष्कर्ष जो स्थापित किया जा सका वह ये था कि हार एक भाग्यशाली संयोग के कारण हुई थी। ब्लू वेल ने अपना सिर नीचे किया और उदास भाव से जमीन को देखने लगा। वह मंच के ऊपर खड़ा था और उसके सामने छात्र थे। ब्लू वेल ने अफसोस और उदासी से भरे चेहरे के साथ वादा किया कि वह टूर्नामेंट के अंत तक अपना कर्तव्य निभाएगा और फिर मैजिक टॉवर के लॉर्ड के पद से इस्तीफा दे देगा। जादू टॉवर के लॉर्ड और टूर्नामेंट के सर्वोच्च अधिकारी, जिन्हें व्हाइट बियर्डेड ब्लू वेल के नाम से जाना जाता है, ने अफसोस और उदासी से भरे चेहरे के साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और मामला सुलझने लगा। कुछ घंटों बाद रात हो गई।
किसी ने बियर का जग उठाया और सिंक्लेयर और बेकर के शीर्ष 10 में जगह बनाने के सम्मान में टोस्ट बनाने का फैसला किया। ये ट्यूडर था। वह खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। जो लोग बैठे थे वे चुपचाप उसे देखने लगे। बूट कैंप के वैरांगियन छात्रों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें भ्रम से चमकने लगीं। बियांका ने अपनी बाहें पार कीं और घबराए हुए भाव से ट्यूडर को समझाया कि अभी इसके लिए समय नहीं है और उसे बैठने के लिए कहा। ट्यूडर कुछ उलझन में पड़ गया। उसकी ओर मुड़ा और एक बनावटी मुस्कान के साथ सोचा कि वह सही कह रही थी, जबकि सांचो की आंखें शांति से चमक रही थीं। उसने उनकी ओर मुड़कर बताया कि हालांकि वे सभी इस अराजक स्थिति से सुरक्षित और स्वस्थ लौटने में कामयाब रहे, जिसने उनकी जान को खतरे में डाल दिया था, लेकिन एक एस क्लास प्राणी का सामना करने मात्र से ही उन्हें एक गहरा आघात पहुंचा, जिसने उन्हें परेशान कर दिया। उनसे ज्यादा दूर नहीं, दूसरी मेज पर लवगुड मर्लिनी के दोस्त बैठे थे। उनमें से एक ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और रोने लगी। ये देखकर चिंतित नजरों से दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। सांचो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने बियर का जग पकड़ा और पूछा कि मैडम के खिलाफ लड़ने वाले वीरों के सम्मान में उन्हें अपने गिलास क्यों नहीं उठाने चाहिए। हमारे लड़के ने कोई भावना नहीं दिखाई और चुप रहा। दूसरी तरफ सिंक्लेयर की आंखें खुशी से भर आईं और वह खुद को शर्माने से नहीं रोक सकी। सबने अपने मग पकड़े और टोस्ट किया। सांचो और बाकी लोगों ने सिंक्लेयर और विकिर को बधाई दी, क्योंकि यह वाकई प्रभावशाली था कि प्रथम वर्ष के 2 छात्रों ने समग्र रैंकिंग में 8वां और 9वां स्थान हासिल किया। जब वे विचलित थे, मैजिक टावर अकादमी की वर्दी पहने एक छात्र उनके पास आया और खांसने लगा। ये सुनकर सिंक्लेयर का ध्यान उनकी ओर गया और उसकी आंखें जिज्ञासा से भर आईं। वे मैजिक टावर के 2 छात्र थे। उनमें से एक ने अपना सिर छूना शुरू कर दिया, ये पुष्टि करने के बाद कि वे विकिर और सिंक्लेयर हैं। उसने गंभीर नजरों से उन्हें टूर्नामेंट में पहले उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने सोचा कि कम से कम उन्हें नमस्कार तो करना चाहिए। सिंक्लेयर उनकी ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे ये देखकर खुशी हुई कि उन्हें कोई चोट नहीं आई। विकिर चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। छात्र ने अपना माथा छूना शुरू किया, अपनी उंगली से उनकी ओर इशारा किया और गंभीर भाव से बताया कि वह थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे आम लोग होने के नाते, जिन्हें शायद पर्याप्त शिक्षा भी नहीं मिली होगी, कुलीनों को बचा सकते हैं। ये सुनकर सिंक्लेयर की आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि यह आदमी पागल है या नहीं, जबकि दूसरी ओर हमारे लड़के ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। किसी ने जबरदस्ती मेज पर हाथ रख दिया। वह बियांका थी। उसने छात्र का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से चमकती आंखों में उससे पूछा कि उसने अभी क्या कहा था और क्या किसी को बचाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि मायने रखती है। छात्र अपने दांत भींचने और गुस्से से भर जाने से खुद को नहीं रोक सका। वह घबरा गया और घबराहट भरे भाव से समझाया कि यह एक गलतफहमी थी। उसका बस इतना ही कहना था कि आम लोग होने के नाते शायद उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल रहा होगा। सांचो ने बियांका की बाहों को पकड़ा और उसे शांत होने को कहा, जिससे उसने छात्र को छोड़ दिया। उन्हें राहत मिली और वे बिना पीछे देखे वहां से भागने लगे। बियांका और भी ज्यादा गुस्से से भर गई और उसने सांचो से उसे जाने देने के लिए कहा, क्योंकि उसके अनुसार वे लोग बचाए जाने के लायक भी नहीं थे। सिंक्लेयर के अलावा किसी ने भी छात्र की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जो उदास भाव से जमीन की ओर देखने लगा। वाकिर का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसे एहसास हुआ कि जब मूल विषय का जिक्र हुआ था तो उसने बहुत उदास होकर प्रतिक्रिया दी थी। यह असामान्य था, क्योंकि आमतौर पर वह खुशनुमा शब्दों से माहौल को खुश कर देती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। पिग्गी ने आंखें बंद कर लीं, सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई और मुस्कुराते हुए विषय बदलने का फैसला किया।
उसे याद आया कि टूर्नामेंट का पहला दौर समाप्त हो चुका था और दूसरा दौर केवल उन लोगों के लिए था जो पहले दौर के शीर्ष 10 में थे। जब उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, उसने 2 उंगलियां दिखानी शुरू कर दीं, जिससे पता चला कि दूसरा दौर प्रशिक्षु प्रणाली के अनुकूल होने के बारे में था। 10 छात्र शाही परिवार और साम्राज्य के 7 बड़े घरों में मिशन और खोज पूरी करने जाएंगे, और ऐसा करके उन्हें 4 विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित कलाकृतियां प्राप्त होंगी। वाकिर की आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। बियांका ने ट्यूडर के कंधे पर हाथ रखा, अपनी उंगली से खुद की ओर इशारा किया और उत्सुकता से कहा कि निष्पक्षता पर विवाद से बचने के लिए ये प्रथा है कि जिस परिवार से संबंध रखते हैं उसी का मिशन न चुना जाए। उदाहरण के लिए, उसे दिव्य धनुष परिवार का मिशन नहीं मिल सकता था, और ट्यूडर को सनस्पियर परिवार का मिशन नहीं सौंपा जाएगा। ट्यूडर ने अपनी बाहें क्रॉस करके सिर हिलाया और समझाया कि चूंकि वाकिर और सिंक्लेयर किसी भी घराने से नहीं थे, इसलिए इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सुनकर सिंक्लेयर अपनी मुट्ठी कसकर बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। हमारे लड़के का ध्यान, जिसने अपनी बाहें क्रॉस करके रखी थीं, उस पर केंद्रित था, जिससे बियांका ने अपनी उंगली उठाकर बताया कि एक बात है जिसका उन्हें पूरी तरह पालन करना होगा। उसने उन्हें सलाह दी कि वे बास्करविले परिवार को कभी न चुनें। इस घराने से मिशन पाने वाले ज्यादातर छात्र उन्हें पास भी नहीं कर पाए थे, और ऐसी किंवदंतियां भी हैं कि कुछ छात्र इन मिशनों को पूरा करने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। वाकिर चुप रहा और सोचने लगा, जबकि दूसरी तरफ सिंक्लेयर की आंखें चिंता से भर गईं। बियांका ने अपने हाथ जोड़े, और उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि वे कौन सा घर चुनेंगे। वाकिर ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगले दिन, जैसे ही सूरज ढल रहा था, ट्रेन चल पड़ी। एक डिब्बे में हमारा लड़का एक लिफाफा लिए बैठा था। ये लिफाफा आयरन स्वॉर्ड परिवार का था, और उसके अंदर एक बेहद मुश्किल मिशन के निर्देश थे। वाकिर चुपचाप पत्र की सामग्री पढ़ने लगा, और उसकी आंखें चमकने लगीं क्योंकि उसे अब भी याद था कि जब उसने ये चुना था तो उनके भाव क्या थे। वह जानता था कि हालांकि अंदरूनी तौर पर स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन जनता के मन में बास्करविले के बारे में गहरी धारणाएं थीं। बियांका ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और खुद को गुस्से से भर लिया, जबकि ट्यूडर और बाकी लोग सदमे में थे क्योंकि उन्हें पता था कि वे खून के नशे में पागलों का परिवार हैं। वाकिर ने अपना हाथ सीट पर रखा और चुपचाप उस परिदृश्य का मनन करने लगा। ये दूसरे दौर का मिशन, 7वें शव, डेकार्बिया का सामना करने का आखिरी रास्ता था। अगर वह स्क्रॉल पर ह्यूगो की मुहर पा लेता तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन उससे पहले उसे कुछ जांचना था। हमारे लड़के ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और फिर एक और पत्र निकाला। वाकिर उसे ध्यान से देखने लगा। यह वही पत्र था जो ह्यूगो ने उसे दिया था, जिसमें तलवारबाज बनने के निर्देश थे। चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, वह इसे समझ नहीं पाया। अगर ह्यूगो ने अपनी शक्ति खोज ली होती तो ये बात समझ में आती, लेकिन उसे यकीन था कि ऐसा नहीं है। वाकिर ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और ह्यूगो की कल्पना करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ह्यूगो ने उसकी मदद क्यों की, जबकि वह जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। समय पर लौटने के बाद ह्यूगो के विचारों को समझना और भी मुश्किल हो गया था। वाकिर ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। इसकी बदौलत वह सर्वोच्च लोक तक पहुंच पाया था, लेकिन उसे लगा कि उसके इरादे जानने के लिए उसे इसे देखना होगा। वाकिर जब ह्यूगो के कार्यालय गया तो उसकी आंखें भ्रम और भय से चौड़ी हो गईं। ह्यूगो अब एक अलग ही इंसान लग रहा था। उसने चोटी बना रखी थी, हाथ जोड़े हुए थे और अपने बेटे को दोबारा देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हमारा बेटा कुछ उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। एक जिज्ञासु भाव के साथ वाकिर ने पूछा कि ह्यूगो का ये रूप क्यों है। मुस्कुराते हुए
ह्यूगो ने उसकी चोटी पकड़ी और बताया कि यह खूबसूरत गांठ पोमेरियन ने बनाई थी, और यह घोषित किया कि वह निस्संदेह बास्करविले परिवार की एक और प्रतिभाशाली लड़की थी। वाकिर ने गौर से देखा और पाया कि ह्यूगो का कार्यालय बदल गया था। अब वह पोमेरियन के खिलौनों से भरा हुआ था। ह्यूगो ने बताया कि पोमेरियन वाकिर का इंतजार कर रही थी, लेकिन चूंकि वह बहुत नींद में थी, इसलिए बैरिमो उसे सुलाने के लिए ले गई। ह्यूगो की आंखें खुशी से चमकने लगीं क्योंकि वह जानता था कि हालांकि पोमेरियन इन चीजों का आनंद लेने की उम्र पार कर चुकी थी, लेकिन उसके दादा होने के नाते वह अपनी पोती को चाहता था, जो छोटी उम्र में बुनियादी चीजों का भी आनंद नहीं ले पाती थी। इस तरह के अनुभव पाने के लिए वाकिर जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने लिफाफा मेज पर रख दिया और बताया कि उसे ह्यूगो का ओसिरिस के जरिए भेजा गया पत्र मिल गया है। ह्यूगो का ध्यान उस पर लगा हुआ था। वाकिर लिफाफा खोल चुका था। हमारे लड़के ने सिर झुकाया और ह्यूगो से पूछा कि उसे कब एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति छिपा रहा है। ह्यूगो ने आंखें बंद कीं और बताया कि सर्वोच्च लोक में पहुंचने पर ऐसी चीजें देखना संभव है जो आम लोग नहीं देख सकते। उसने मेज पर हाथ रखा और बताया कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें बिना देखे भी इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है। वह जानता था कि वाकिर को इस बात का एहसास है। वाकिर को अपना अतीत याद आने लगा और वह अपने विचारों में डूब गया। उसे अपनी नफरत, तिरस्कार और बदले की प्यास याद आ गई, और वह सोचने लगा कि क्या ह्यूगो ने चुपचाप देखा था कि उसकी बढ़ती शक्ति कहाँ जा रही है। जब वाकिर का ध्यान भटक रहा था, ह्यूगो ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। हमारे लड़के की आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। ह्यूगो ने प्रसन्न भाव से बताया कि वह इतना विचलित था कि अब तक उसे ध्यान ही नहीं आया। उसने बताया कि वाकिर ने जो वर्दी पहनी थी वह उस पर बहुत जंच रही थी और पूछा कि क्या अकादमी में जिंदगी मजेदार है। वाकिर सदमे में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमारा लड़का चुप रहा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। रात हो चुकी थी और वाकिर खुश हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि अब तक उसने उसे हमेशा एक शिकारी कुत्ते की नज़र से, एक मालिक और एक परिवार के सदस्य की नज़र से एक कुलपिता माना था। लेकिन आज पहली बार ह्यूगो वाकिर को अपने बेटे की तरह देख पाया और उसे ये बहुत पसंद आया। यह वीडियो समाप्त होता है।